नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विज्ञप्ति पीसीएस में। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में अभी तक हमने काफ़ी चैप्टर कर लिए हैं। इसमें अब हम देखते हैं तरंग और ध्वनि देखेंगे आज ही। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि तरंग होता क्या है। तो एनर्जी को निर्वात या किसी माध्यम में किसी एक बिंदु ए से, कोई भी एक बिंदु हो सकता है, उसे बी पॉइंट तक लाने में जो डिस्टर्बेंस होगा उसे हम वेव कहते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, ऊर्जा को स्थानांतरण करने के लिए जो विक्षोभ आ रहे हैं, जो डिस्टरबेंस आ रहा है, वो तरंगें होती हैं। ठीक है, तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनमें माध्यम की आवश्यकता होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। भौतिक जो यांत्रिक तरंगे होंगी उनके तीन ये एग्जाम्पल लिख रखे हैं मैंने: ध्वनि तरंगे, भूकंप की तरंगे और जल तरंग। ठीक है, ये इनके उदाहरण हैं यांत्रिक तरंगों के। अब यांत्रिक तरंग भी दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंग। यदि माध्यम के घटक तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करे तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। मतलब कि जैसे माध्यम के घटक की कंपन की दिशा इस डायरेक्शन में हो और हमारी जो तरंग संचरण हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो दोनों के बीच देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक दूसरे के लंबवत आ गई हैं, तो ये हमारी हो जाएगी अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में अब हम जानते हैं ये सुरंग लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, और ये गर्त। तो मतलब जो हमारी जो वेव बनी हुई है उसका जो मैक्सिमम पॉइंट होगा पॉजिटिव साइड में, वो हो जाएगा सुरंग। ऐसे क्रेस्ट भी बोलते हैं और या पीक भी कह सकते हैं कि हाँ ये पीक वैल्यू है इसकी। और अब आता है ये गर्त। गर्त हो जाएगा ये निगेटिव में सबसे मैक्सिमम वैल्यू, या गर्त मतलब इसका जो लोएस्ट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं गर्त या ट्रफ। तो ये हम थोड़ा सा तरंग के बारे में जान रहे हैं। दृढ़ माध्यम केवल ठोस में या तनाव युक्त डोरी में, मतलब ये जो तरंगें होती हैं सबसे पहले उसके लिए हमें क्या जरूरी है, दृढ़ माध्यम होना चाहिए कि माध्यम सॉफ्ट नहीं चलेगा, एकदम ठोस दृढ़ माध्यम होना चाहिए। केवल ठोसों में होती हैं ये तरंगें और तनाव युक्त डोरी में उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये कोई डोरी है, इसमें टेंशन दे रखी है हमें, जब इसे हम ऊपर या नीचे की तरफ खींचेंगे तो जिसमें जो तरंगे आएंगी वो तरंगे आएंगी अनुप्रस्थ तरंगे आएंगी। ठीक है, अब इस प्रकार की तरंगों के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जल तरंग और भूकंप की तरंगे जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगों के एग्जाम्पल हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि अनुप्रस्थ तरंगे, जल तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं या भूकंप की तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। उसमें देखो इस तरह का 90 डिग्री का एंगल बन रहा था, इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। ये जो जिस दिशा में माध्यम के कण होंगे उसी दिशा में संचरण की दिशा होगी। तो हम क्या कहेंगे, इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, इसे लिख देता हूं मैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इस प्रकार की जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं उन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनका एग्जाम्पल क्या होगा, ध्वनि तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। मतलब कि इसमें क्या होगा, जो कण के कंपन की दिशा होगी, जो हमारे कण होंगे माध्यम के, उसकी जो कंपन की दिशा होगी और जिस दिशा में हमारे संचरण की दिशा होगी, जिस दिशा में ध्वनि जा रही होगी वो एक ही दिशा, एक समान दिशा में होंगे। या इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जा रही होगी तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती हैं। अब संपीड़न, संपीड़न मतलब कंप्रेशन होगा। यहाँ पे कंप्रेस से हम समझते हैं कि बहुत कंप्रेस करके रखा है या पास पास चिपका के रखा है। तो कण जिसमें बहुत ज्यादा पास में होंगे, जहां माध्यम में देखो जैसे ये माध्यम जो है बहुत पास पास कण आ रहे हैं इस जगह, तो यहाँ पे संपीड़न है। अब देखते हैं विरलन, जहां कण में कण जो है सामान्य से अधिक दूरी पे होंगे तो वो हो जाएगा हमारा विरलन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम तरंगों का निरूपण। कि तरंग जो है उसमें क्या क्या वैल्यू होती है, किसे क्या कहते हैं, ये सब जानना जरूरी है। सबसे पहले है हमारा एम्पलीट्यूड या आयाम किसे कहते हैं। तो देखो ये जो तरंग बनी हुई है इस तरह किससे जाती है तरंग, तो इसमें जो इसकी जो वैल्यू है जीरो से जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी
ये पार्ट 0 होता है, ये मैक्सिमम पार्ट मिलेगा जो इसकी गर्थ पे हमें मिला है या पीक पे। तो वहां से वहां तक 0 से और जो हमारा पीक वैल्यू है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, ये वाला पार्ट, ये होता है मैग्नीट्यूड, सॉरी एम्पलीट्यूड। इसी को हम आयाम कहते हैं। अब देखते हैं हम आवर्तकाल कहते हैं, किसे कहते हैं। आवर्तकाल हो जाएगा एक कंपन करने में लगा कुल समय। अब देखो एक कंपन कितना, ये जो कंपन हुआ है एक, रुकिए मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो एक कंपन हुआ है, इस कंपन में जितना समय लगेगा वो होगा हमारा इसका आवर्तकाल। ठीक है, अब फेज किसे कहेंगे। अब देखो फेज क्या होगा कि ये जो एक फेज, ये वाला, ये देखो मैं बनाता हूँ, ये वाला जो पार्ट है डार्क कर रहा हूँ, ये फेज होगा इसका। एक ये फेज है, एक इसका ये फेज है, दो फेज मिलके एक साइकिल बनाती है। अब आवृत्ति क्या है, एक सेकंड में कुल कंपनों की संख्या, मतलब एक सेकंड में ये कितनी बार पॉजिटिव कितनी बार नेगेटिव, एक साइकिल बनी, टोटल कितने कंपन हो रहे हैं। इसी तरह का मान लीजिए इसमें इस तरह से कंपन होते चले गए, 50 बार कंपन हुआ तो हम कह देंगे इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, या एक सेकंड में ये 50 कंपन कर रही है। अब तरंग चाल क्या हो गई, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं, और तरंग द्वारा एकांक समय में जो चाल दूरी तय की जाएगी वो तरंग की चाल हो जाएगी। तरंग दैर्घ्य क्या हो गई, वेवलेंथ, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी। तो जो माध्यम है उनके दो बीच में जो दो कण होंगे, उनके क्रमागत जो कण हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे। ठीक है, अब क्या रह गया है इसमें। अब देखो इसमें देख लेते हैं अनुप्रस्थ तरंग की चाल और अनुदैर्घ्य तरंग की चाल। अनुप्रस्थ तरंग की चाल क्या हो जाएगी, v से इसे शो करेंगे, अंडर रूट टी अपॉन एम। टी क्या है यहाँ पे, डोरी में जो तनाव आया था ना, अभी हमने पढ़ा था ऊपर कि डोरी में तनाव के कारण जो कंपन आ रहे थे वो होती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो डोरी में तनाव है उसे टी से शो करेंगे, एम जो डोरी का द्रव्यमान होगा उसे एम से शो कर देंगे। अब पढ़ते हैं हम अनुदैर्घ्य तरंग की चाल। इसे क्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू अंडर रूट पी अपॉन डी। पी क्या है, गैस का प्रारंभिक दाब, जो गैस में जो दाब है अनुदैर्घ्य तरंग के लिए, और डी यहाँ पे द्रव्यमान घनत्व होगा, यानी कि डेंसिटी है ये हमारी मास। ठीक है, तो ये छोटे छोटे इसके पॉइंट्स हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये इस प्रकार की तरंगे होती हैं जिसके लिए भौतिक माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये गैर यांत्रिक तरंगे होती हैं क्योंकि इनमें कोई मैकेनिकल पार्ट की जरूरत नहीं है। अब इस प्रकार की तरंगों के उदाहरण क्या हो गए, प्रकाश और रेडियो की जो तरंगे होती हैं, रेडियो या हम मोबाइल नेटवर्क जो जिस भी जिन तरंगों के माध्यम से आता है हमारे पास नेटवर्क, जिस क्योंकि देखो इसमें किसी प्रकार की मीडियम की जरूरत नहीं है, तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। अब प्रकाश की चाल आपको पता ही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे एक्सरे, गामा रेस। तो इस प्रकार की जो तरंगे होती हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गामा किरणें जो होती हैं इनकी जो मतलब एक हम बनाते हैं वेवलेंथ और उसके जो क्या था विजिबल लाइट के बीच, जो देखो इस प्रकार का एक पिछले हमने डायग्राम देखा था। अगर इस तरह से हम बांट दें, ये 0 पॉइंट ले लें, इस तरफ जाएंगे तो माइनस में डिस्टेंस होगी, इस तरफ जाएंगे तो प्लस में डिस्टेंस, 10⁻1 10⁻2 इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसमें 10⁻−1 10⁻−2। तो इस प्रकार का हम एक डायग्राम देखेंगे। तो इसमें जो गामा किरणें होती हैं 10⁻16 मीटर से 10⁻11 मीटर के बीच की तरंगे जो आती हैं वो तरंगे होती हैं गामा किरणें। गामा किरणें उत्पन्न कैसे होती हैं, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, संलयन या विखंडन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ना, उसमें चेन रिएक्शन जो वगैरह होती हैं, उन सब के कारण जो रेडिएशंस आती हैं वो हमारी रेडिएशंस होती हैं गामा रेडिएशन। तो इनका यूज कहाँ पे होता है, जो कैंसर सेल्स होती हैं बॉडी में उनको नष्ट करने के लिए हम गामा रेस का प्रयोग करते हैं। पढ़ते हैं हम एक्स रेस।
एक्सरे का प्रयोग आपको सब लोगों को पता होगा, एक्सरे का प्रयोग कहाँ होता है, सबने एक्सरे करवा रखा होगा, सब नहीं भी करवाया होगा लेकिन आप लोगों ने देखा जरूर होगा कि एक्सरे होता क्या है। तो इसकी रेंज क्या है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है, 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर, या ऐसे हम कह देंगे 0.6 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसकी रेंज पूछ लेगा कि एक्सरे की रेंज क्या है, आप बताएंगे 10⁻13 मीटर से 10⁻8 मीटर। इसका यूज किया है डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए जो यूज होता है हमारा। अब उत्पन्न कैसे करते हैं, धातुओं पे हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराएंगे कोई भी मेटल पे, तो उससे एक्सरे हमें निकलती हैं। इसका यूज कहाँ होता है, मेडिकल में यूज होते हैं, मेडिकल लाइन में डायग्नोस्टिक टेक्निक के लिए। अब पढ़ते हैं हम पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणें सबसे पहले तो हम उसकी रेंज जान लेते हैं कि इसकी रेंज क्या होती है, 4 × 10⁻⁻10 मीटर से 4 × 10⁻⁷ मीटर। अब लैंप या गर्म पेंट, कोई भी वस्तु गर्म है जो वो रेस छोड़ेगा, पराबैंगनी किरणें के रूप में छोड़ता है। सबसे इसका एक एग्जाम्पल है, जो मेन एग्जाम्पल है जहां से हमें पराबैंगनी किरणें मिलती हैं, वो सूर्य से मिलती हैं। तो कोई भी जो गर्म वस्तु होगी वो पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती है। अब इनका प्रयोग क्या होता है, जल के शोधन के लिए यूज करते हैं, दूसरा हम इसे लेजिक के लिए यूज करते हैं। लेजिक क्या होता है, आंखों के ऑपरेशन के लिए, जो आंखों का विजन कम हो जाता है, आंखों के जो चश्मा हटाने के लिए टेक्निक यूज करते हैं उसे लेजिक टेक्निक बोलते हैं। अब देखते हैं हम दृश्य तरंगें, जो विजुअल वेव्स होती हैं वो 400 न्यूटन मीटर से 700 न्यूटन मीटर के बीच होती है। इन्हें विजुअल वेव्स कहें या विजुअल लाइट वेव्स कहें, दोनों एक ही चीज हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण भी बोलते हैं हम दृश्य तरंगों को। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 4 × 10⁻14 से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। आपको दृश्य तरंगों में विजुअल लाइट्स में जानना क्या जरूरी है, आपको इसकी पहले तो रेंज याद रखनी है कि कितनी इसकी रेंज होती है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला है, तरंग दैर्ध्य होती है वो ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी उतनी कम उसकी तरंग दैर्ध्य हो जाएगी। इसे आप आगे कैसे समझेंगे कि लाल रंग हमें दूर से दिखाई दे जाता है तो उसकी वेवलेंथ बहुत अच्छी है, एनर्जी कम है। अब देखो इस तरह से हम कलर देख लेते हैं, जो विजुअल लाइट्स हैं उन सबकी हम एनर्जी चेक कर लेते हैं कि किसकी कितनी ज्यादा एनर्जी किस डायरेक्शन में होती है, क्या किसकी रेंज होती है, ठीक है। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम बैगनी कलर। तो जो बैगनी कलर होता है उसकी रेंज होती है 380 न्यूटन नैनोमीटर से 450 नैनोमीटर के बीच की, ठीक है। और जो बढ़ती तरंग दैर्ध्य, मतलब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, और इस डायरेक्शन में अगर हम आ रहे हैं तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो कम होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारी आवृत्ति किस कलर की होती है, इस कलर की मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ इसकी रेड कलर की ज्यादा होती है। तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है तरंग दैर्ध्य, तो लाल रंग की। सबसे कम एनर्जी किसकी है, लाल रंग की। सबसे ज्यादा किसकी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, तो कहेंगे बैगनी रंग की। और मिनिमम तरंग दैर्ध्य जो विजिबल लाइट है उनमें बैगनी कलर सबसे मिनिमम विजिबल होता है, ठीक है। तो इनके रेंज तो नहीं याद रखने पड़ेंगे, लेकिन बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि तरंग दैर्ध्य और एनर्जी जिसमें है, फ्रिक्वेंसी किसमें कम या ज्यादा होती है। तो ये आपको रेड कलर और बैगनी कलर, ये दो कलर आपको याद रखने दोनों चीजों के लिए। अब पढ़ते हैं हम अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड वेव्स बोलते हैं इन्हें। इन्हीं को हम ऊष्मा तरंगे बोलते हैं। इनका प्रयोग हम नाइट विजन में करते हैं। नाइट विजन में जैसे रात में देखने के लिए जो वेव्स, जो हमारे डिवाइस बनते हैं वो इन्हीं पे काम करते हैं। दूसरा होता है हमारा इसका टीवी रिमोट में यूज होता है, टीवी रिमोट को चलाने के लिए, टीवी को ऑन ऑफ करने के लिए, या उसके कोई भी फंक्शंस हैं तो इंफ्रारेड रेस का इस प्रकार से हम यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं हम सूक्ष्म तरंगे। जो सूक्ष्म तरंगे होती हैं उनकी रेंज क्या है, 1 mm से 1 मिलीमीटर से 0.1 मीटर तक। ऐसी तरंगों का उपयोग कहाँ करते हैं हम, दूरसंचार में, मौसम के अनुमान लगाने में कि किस प्रकार का मौसम होगा, माइक्रोवेव ओवन में, और जो वाईफाई यूज करते हैं हम ना, उसमें भी इसी प्रकार की तरंगों का यूज करते हैं हम लोग।
और क्या करता है कि जो आयन मंडल है जिससे हमारी जो वेव्स टकरा के वापस आ जाती हैं, ये जो आयन मंडल को सूक्ष्म तरंगें पार कर जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव का काम क्या है? सबसे पहले संचार एवं दूरदर्शन में यूज होता है। फ्रीक्वेंसी इसकी याद रखनी है, 500 किलोहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज तक। एफएम और टीवी के लिए ये रेंज दे रखी है, इस प्रकार की रेंज यूज होती है। मतलब एफएम जो हमारा यूज होता है उसमें 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक यूज होता है। टीवी में 54 मेगाहर्ट्ज से 890 मेगाहर्ट्ज तक यूज होता है। तो ये दो वेव्स याद रखनी, एफएम और टीवी, और दूरदर्शन में इनका उपयोग करते हैं। ये क्या होती हैं? जो तरंगे ये होती हैं जो आयन मंडल है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, उससे टकराकर वापस आ जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। अब पढ़ते हैं हम कॉस्मिक रेस। कॉस्मिक क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती हैं ये। सोलर सिस्टम से बाहर जो है, हम मतलब सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं तो जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं वो होती है हमारी कॉस्मिक रेस, जो कि हमेशा सूर्य से उत्पन्न होगी। जब हम हमारे ये पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल के चले जाएंगे अंतरिक्ष में, तो जो वहां पे सूर्य के गर्मी के कारण जो हाई एनर्जी की रेडिएशंस निकलती हैं, तो वो हो जाती है हमारी कॉस्मिक रेस। सोलर सिस्टम से बाहर निकल के आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं हम साउंड। साउंड जो है क्या है? सबसे पहले तो एनर्जी का एक फॉर्म है, एनर्जी का एक रूप है साउंड। तरंग के रूप में ये संचरित होता है, मतलब वेव्स में जाता है। कहीं हमारे साउंड को कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो ये वेव्स के रूप में जाता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। और जो साउंड जो वेव्स होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगों का एग्जाम्पल होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में ये जा सकती हैं। अब देखते हैं सबसे पहले हम श्रव्य तरंगे जो ऑडिबल वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो हमारी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी जिसे हम सुन सकते हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज ये है। तो आपको ये याद रखना, क्वेश्चन इस तरह से बनता है इसका कि श्रव्य तरंगों की रेंज क्या होती है। ठीक है। अब दूसरा बनती है अब श्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स, इनकी रेंज क्या है? तो 20 हर्ट्ज आवृत्ति से कम की जो तरंगे होंगी वो सारी तरंगे आ जाती हैं अब श्रव्य तरंगों के अंतर्गत। इनकी जो वेव लेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक होती है, क्योंकि देखो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है कि वेव लेंथ होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। अपश्रव्य तरंगे कहाँ देखने को मिलती हैं? भूकंप की जो तरंगे आती हैं और ज्वालामुखी से जो तरंगे आती है वो हमें सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन वो भी वेव्स के फॉर्म में आती है। अब पढ़ते हैं हम पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो 20,000 से ऊपर की जो तरंगे होंगी, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे, वो होती है हमारी पराश्रव्य तरंगे। मनुष्य इन तरंगों को नहीं सुन सकते, जानवर जैसे कुत्ते और बिल्ली इनको सुन पाते हैं। और इन तरंगों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? डॉग ट्रेनिंग के लिए, कुत्ते के प्रशिक्षण के लिए इस तरह की तरंगों का यूज होता है। ये इनके तरंग दैर्घ्य छोटे होते हैं लेकिन इन्हें दूर तक भेजा जा सकता है। साइलेंट विशल की तरह कहेंगे हम कि हाँ साइलेंट विशल की तरह इसका प्रयोग करते हैं। अब जो हमारी पराश्रव्य तरंग है उनका प्रयोग किस किस के लिए किया जाता है? तो सोनार की तरह करते हैं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम के लिए। वायुयान के जो पुर्जे होते हैं उनसे धूल हटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ईसीजी, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड मशीन, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढने के लिए, स्वचालित दरवाजे बनाने के लिए, द्रवों को गर्म करने के लिए इस प्रकार की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं जो ध्वनि की चाल है उस पर विभिन्न भौतिक राशियों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। भौतिक राशि यानी कि ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो ध्वनि की चाल पे ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ध्वनि की चाल जो होगी वो कम हो जाएगी, सॉरी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पे ध्वनि की गति बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पे 0.61 मीटर पर सेकंड से इसकी ताप बढ़ती है। मतलब कि मान लीजिए अभी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस तापमान है
और अभी इस वक्त हमारी जो ध्वनि की चाल है हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड चल रही है हमारी ध्वनि। अब हमने 10 से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया तो जो नई ध्वनि की चाल होगी 10.61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस रेंज से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आ रहे हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड से इसकी ध्वनि की गति बढ़ती है। ऊंचाई के साथ क्या होगा, ऊंचाई जैसे जैसे हाइट में हम ऊपर चले जाएंगे तो ध्वनि का वेग कम होता चला जाता है। हवा में ध्वनि का वेग क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 मीटर पर सेकंड होता है। हल्की गैसें होती हैं जो, उनमें ध्वनि की चाल क्या होती है, ज्यादा होती है। भारी गैसों में ध्वनि की चाल कम होती है। ठीक है, अब आर्द्रता बढ़ाएंगे, जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, मौसम की जो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें ध्वनि की चाल है वो भी बढ़ जाती है, इसलिए दूर तक सुनाई देता है हमारे इस तरह के मौसमों में। अब पढ़ते हैं हम ध्वनि के लक्षण पढ़ते हैं। अभी लक्षण क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ध्वनि के। अभी हमने देख लिया कि फिजिकल जो कंडीशंस हैं उसका क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि पे। अब देखते हैं हम ध्वनि की इंटेंसिटी, लाउडनेस, ये सब चीजें देखते हैं कि ध्वनि की जो होता क्या है ये सब। तीव्रता और प्रबलता क्या होती है ये जानते हैं। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल से गुजरने वाली जो ध्वनि ऊर्जा होगी, मतलब एकांक क्षेत्रफल हमारा 1/1 का ये ले लेते हैं। इस क्षेत्रफल से पर सेकंड, एक सेकंड में जितनी ध्वनि की ऊर्जा निकल रही है या इस जो ध्वनि ऊर्जा जो पास हो रही है वो होता है हमारी, इसकी प्रबलता हो जाती है। इसका मात्रक क्या होता है, बेल या डेसिबल। ठीक है, जो डेसिबल होता है वो बेल का 10वां भाग होता है। या दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोवॉट पर मीटर स्क्वायर। ध्वनि देखो क्या होता है, ठोसों में सबसे अधिक होती है। इसी कारण से क्या होगा, जैसे जो हमारा रेलवे ट्रैक होता है, ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, इस पे हम यहाँ पर ठोके हथौड़े से, इस वाले प्लेस पे अगर ठोकते हैं तो यहाँ जैसे कोई व्यक्ति कान लगा के बैठा रहेगा इस पे तो उसे 2 बार सुनाई आएगी आवाज, 2 बार आवाज सुनाई आती। इसी का कारण होता है कि जो ध्वनि के मतलब तीव्रता होती है इसमें देखो कैसे पहुंचेगी 2 बार आवाज। एक तो जो लोहे में तुरंत संचरित हो जाती, एक इस कारण पहुंचेगी, एक मीडियम से पहुंचेगी आवाज, इसलिए इसे 2 बार सुनाई आती है। ठीक है, ध्वनि के स्रोत जान लेते हैं कि ध्वनि के जो स्रोत हैं और उनकी तीव्रता क्या क्या होती है। साधारण हम नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी 36 से 40 डेसिबल होती है। जोर से बातचीत करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल होती है। विद्युत मोटर जो चलती है, मोटर की आवाज उसकी 110 डेसिबल होती है। सायरन बजता है उसकी आवाज होती है 110 से 120। जो जेट विमान होते हैं उसकी आवाज होती है 140 से 150 डेसिबल के बीच। यंत्र कारखाने हैं जो, जहाँ पे कारखाने लगे रहते हैं, जहाँ पे आवाज आती है, उस प्रकार की उस जगह की जो तीव्रता होती है ध्वनि की 100 से 120 के बीच होती है। अब पढ़ते हैं हम पिच या तारत, इसी को बोलते हैं तारत। देखो ध्वनि की आवृत्ति को क्या होगा, जो मस्तिष्क हमारा किस प्रकार अनुभव कर रहा है उसे हम कहेंगे तारत। कि मतलब ध्वनि किसी की कितनी मोटी है, मतलब भारी आवाज है या पतली आवाज है, किस प्रकार की आवाज है, तो उसकी पिच से हम डिसाइड करते हैं। देखो जितनी ज्यादा पिच होगी, पिच ज्यादा होगी तो आवाज पतली आएगी, और पिच अगर कम होगी तो आवाज भारी रहेगी। तो जो मोस्टली कहा जाता है लड़कियों और बच्चों की आवाज की पिच कम होती है, पतली आवाज होती है उनकी, और जो पुरुषों की आवाज होती है भारी आवाज होती है क्योंकि उनकी पिच कम होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे पिच बढ़ती है। एक चीज हमें जानना जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे पिच बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम गुणता, टिम्बर। देखो क्या होता है, अब 2 आवाजें हैं जिनकी प्रबलता और तारत एक ही समान है। पतली आवाज है एकदम, दोनों की प्रबलता जो इंटेंसिटी है आवाज की दोनों की सेम है, लेकिन फिर भी हम इन दोनों में अंतर कर पाते हैं, उसे इस ध्वनि की गुणता कहते हैं। देखो कैसे समझेंगे, सितार और बांसुरी 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, दोनों पे अगर हम एक ही धुन बजाएं और दोनों को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि हाँ ये अलग आवाज है, ये ध्वनि सितार की है या गिटार की है, या ये ध्वनि हमारी बांसुरी की है, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो वो उसकी गुणता के कारण कर पाते हैं।
अब एकल आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? टोन बोलते हैं। अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर बोलते हैं। TONE, टोन कहेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डॉपलर इफेक्ट पढ़ते हैं। तो जो डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, उनने क्या बताया था कि चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ वेव सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। मतलब कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ये साउंड सोर्स है, इससे जो आप फ्रीक्वेंसी निकली है और जो यहाँ पे हम कान लगा के सुन रहे हैं मान लीजिए, तो इधर से कुछ आवृत्ति निकलेगी, सुन हम किसी और आवृत्ति पे रहे हैं, तो जो ये डिफरेंस आएगा वो होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। जो बताया था डॉपलर ने, वो इसी के कारण होता है। मतलब कि इसको हम नॉर्मली कहेंगे कि जो हमारा तरंग स्रोत है और प्रेक्षक, यानी कि हम लोग जो मतलब जो सुन रहा है, इनके मध्य जो सापेक्ष गति आ रही है, उसके कारण क्या होगा, जो प्रेक्षक होगा उसकी तरंग की जो आवृत्ति होगी जो हमारी, वो बदली हुई सुनाई आती है। चेंज आ जाएगा जो उसकी फ्रिक्वेंसी में, तो वो हो जाती है हमारा ये जो चेंज आता है, ये चेंज बताया था हमारा किसने? डॉपलर ने। कैसे इसको समझेंगे कि जब रेलगाड़ी सीटी बजाती हुई आती है तो इसकी ध्वनि तीक्ष्ण सुनाई देती है, और जब ट्रेन दूर जाती है तो सीटी की आवाज मोटी प्रतीत होती जाती है, मतलब कम होती जाती है। ठीक है, तो ये डॉपलर का इफेक्ट था। अब पढ़ते हैं ध्वनि का परावर्तन। एक सतह से टकराएगा और वापस उसी माध्यम में जा रहा है तो वो ध्वनि का परावर्तन है। पहाड़ और दीवारों से, मान लीजिए ये हमारी दीवार है, यहाँ हम चिल्ला रहे हैं और वापस हमें सुनाई आ रही है आवाज, तो ये ध्वनि का परावर्तन होता है। अब पढ़ते हैं प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि यानी कि इको, ये सब जानते हैं आप लोग। क्या होता है कि जब हम समुद्र की गहराई या वायुयान की ऊंचाइयों से या मतलब पहाड़ों में आवाज लगाते हैं तो वापस हमें आवाज अपनी इको गूंजती हुई, बार बार गूंजती हुई सुनाई आती है। इको मतलब जैसे हम अभी बोल दें, हमने कोई भी आवाज लगाई और आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद वो हमें सुनाई आए, रुक कर थोड़े समय बाद, तुरंत रिपीट ना होगे, थोड़ी समय बाद जो हमें वापस सुनाई आती है परावर्तन के कारण, कुछ क्षण बाद सुनाई आना, उसकी प्रतिध्वनि होती है या इको होती है। जो हमारे चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ इसी प्रतिध्वनि का यूज करके भोजन ढूंढते हैं। मतलब कि क्या करते हैं, गहन अंधकार में भोजन की खोज तथा उड़ान के लिए प्रतिध्वनि का प्रयोग वो लोग यूज करते हैं कि ये इको उनका वो टकरा भोजन से टकराएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि उनका रिटर्न आ रही है वॉइस। उससे ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमारा भोजन कितनी दूर है। अब देखो क्या है, अनुरणन पढ़ते हैं। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत के बंद होने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर सुनाई आना और जितने समय तक ध्वनि सुनाई दे उसे अनुरण काल कहते हैं। मतलब कि जैसे हम किसी हॉल में बैठे, मूवी हॉल में, और ध्वनि स्रोत चल रहा था तो आराम से हमें नॉर्मल आवाज सुनाई आ रही थी, लेकिन बंद हो गया एकदम से, फिर भी हमें वो आवाज आ रही है, तो वो होता है उसका अनुरणन। मतलब कि ध्वनि सोर्स बंद होने के बाद भी आवाज आना, वो हो जाएगा अनुरणन, और जितने टाइम तक वो सुनाई देगा वो होगा अनुरणन काल। अब देखो क्या होता है, इसी इसी चीज से बचने के लिए जो म्यूजिक कंसर्ट होते हैं उसमें कालीन एवं हॉल की दीवारों को खुरदरा बनाते हैं, ताकि जो अनुरणन हो रहा है, मतलब म्यूजिक बंद होने के बाद भी जो आवाज आती है उसको वो एब्जॉर्ब कर ले। अब पढ़ते हैं हम ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि तरंग का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने पथ से विचलित हो जाना ही ध्वनि का अपवर्तन है। जैसा कि अपवर्तन हमने लाइट का पढ़ा था, इसी प्रकार ध्वनि का अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ध्वनि का अपवर्तन। अब पढ़ते हैं हम ध्वनि का अनुनाद या रेजोनेंस ऑफ साउंड। अब देखो क्या होगा कि देखिए, हम इसे इस तरह से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। देखो, पुल पर मार्च करते हुए सैनिक जाते हैं तो वो एक उनकी फ्रीक्वेंसी सेट होती है, 1 2 1 2 करके जाते हैं, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर जो पुल बना हुआ है उस पर उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा तो पुल टूट जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है ध्वनि के अनुनाद का। तो ध्वनि के अनुनाद के कारण ही जो पुल टूट जाता है, मार्च पास्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है, क्यों कर दिया जाता है? ध्वनि के अनुनाद के कारण। और गिटार की तार से हम इस तरह के अनुनाद ला सकते हैं। तो देखो क्या होगा,
एक तार है, मान लीजिए गिटार में समझते हैं, इसके गिटार में जैसे 6 वायर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तार को हमने छेड़ा, तो इस तार के वाइब्रेट होने से ये बगल वाला तार भी, इसके पास वाला तार भी वाइब्रेट हो जाए, तो ये जो हमारा वाइब्रेशन हो रहा है इस तार से इस तार के कारण, तो अनुनाद के कारण होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं ध्वनि का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। तो इंटरफेरेंस ऑफ साउंड होगा होगा क्या, हमारे पास दो एक ही मतलब एक ही आवृत्ति की दो या दो से अधिक तरंगे होंगी, जब वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी, आपस में मिलेंगी, तो एक नई साउंड वेव प्रोड्यूस कर देंगी, यही होता है ध्वनि का व्यतिकरण। मान लीजिए हमारे पास ये दो आवृत्ति हैं इस प्रकार की ध्वनि की, एक और दो, जब ये दोनों मिलके एक नई दोनों एक नई आवृत्ति का की साउंड वेव बना दें, एक साउंड वेव ये है, एक ये है, इसकी एक नई प्रकार की साउंड वेव बना दें अगर ये, तो ये जो कारण जिस कारण से बनती है यही होता है हमारा ध्वनि का व्यतिकरण। तो ये दोनों साउंड वेव जो जब आपस में मिलेंगी तो या तो कम कर देंगी उसका एम्पलीट्यूड या ज्यादा कर देंगी, ठीक है। अब ये इस प्रकार की जो ध्वनि के व्यतिकरण पे हम जो हमारे नॉइस कैंसलेशन वाले हेडफोन बनते हैं वो इसी मतलब इसी ध्वनि के व्यतिकरण से के उदाहरण पर ही बनते हैं, उसी का यूज करके हम बनाते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, या इसको बोलेंगे हम ध्वनि का विवर्तन। क्या होगा, देखो मान लीजिए यहां से साउंड आया, इस प्रकार से साउंड चला, तो या तो ये इस तरह से फैल जाए एक तरीका, और ये साउंड मान लीजिए इस तरह से फैल के आया था, तो ये एक जगह मतलब इकट्ठा हो जाए, तो मतलब स्प्रेडिंग आउट ऑफ या बेंडिंग, मतलब एक तरफ झुक जाए या स्प्रेड हो जाए, तो ये जो साउंड का जो ध्वनि का जो विवर्तन हो रहा है वो या तो स्प्रेड कर देगा साउंड को या बेंड कर देगा किसी एक ऑब्जेक्ट के आसपास। मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा, अगर उसके आसपास हमारे ध्वनि की जो साउंड वेव आ रही है वो या तो फैल जाए या इकट्ठी हो जाए एक जगह, तो जो हो इस घटना को हम क्या कह देंगे, ध्वनि का विवर्तन हो रहा है। तो क्या होगा, जैसे सिंपल रूप में समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई ध्वनि तरंगे हैं हमारे किसी भी अवरोध से टकराई, मतलब उसको जो रोकी गई है तरंगों को, तो अवरोध क्या करेगा कि किनारों से मुड़कर आगे बढ़ेगा। मान लीजिए ये हमारा अवरोध है और ये ध्वनि तरंगे आएंगी, तो इसकी जो तरंगों से इन किनारों से टकरा के इन किनारों के आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फैल जाएंगी, तो इस तरह की जो घटना हुई है इसी को कहते हैं हम ध्वनि का विवर्तन। और इसी कारण से जो हमें बाहर से आने वाली आवाजों के जो कमरों में बाहर से भी आवाज आती है ना, कि जो हम कमरे में आवाज आ रही है बाहर की भी, तो इसी कारण से हमारे बाहर की आवाज हमें कमरों में भी सुनाई आ जाती है, ठीक है। अब ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखो प्रदूषण अनवांटेड चीज का आ जाना ही प्रदूषण है। अब वो ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण में सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह से आ जाते हैं, तो वो वायु प्रदूषित कर देते हैं। ध्वनि को कौन प्रदूषित करेगा, अकारण, या जैसे वाहन की ध्वनि हो गई, विस्फोट हो गया, अत्यधिक और अवांछित, मतलब जो जरूरत नहीं है और जरूरत से ज्यादा ध्वनि आ रही है, तो वो हमारी हो जाएगी क्या, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या, वाहनों की आवाज आती है, विस्फोट हो जाता है, इस तरह की जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है 90 टू 95 डेसिबल से लेके 140 से 140 डेसिबल तक, 140 डेसिबल तक की जो ध्वनि होगी वो ध्वनि प्रदूषण से अंतर्गत आती है। या 80 डेसिबल के ऊपर की जो ध्वनि होगी उसे हम ध्वनि प्रदूषण में काउंट करते हैं। जो हमारा WHO है उसने एक रेंज दे रखी है 45 डेसिबल, ये हमारी सुरक्षित ध्वनि है। तो आप समझ गए होंगे, ये टॉपिक खत्म हो रहा है। अब आपसे पूछ कैसे सकता है क्वेश्चन, मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ।
आपसे पूछ लेगा कि कमरों के बाहर जो आवाज़ सुनाई आती है, मतलब बाहर से भी जो आवाज़ आ रही है कमरों में सुनाई आ जाती है, वो उसका कारण क्या है? ध्वनि का विवर्तन। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ध्वनि के व्यतिकरण पे कौन से डिवाइस बनते हैं, तो यह इस तरह से पूछ लेगा, नॉइस कैंसिलेशन डिवाइस जो बनते हैं, नॉइस कैंसिलेशन हेडफोन बनते हैं, वो ध्वनि के किस गुण के कारण बनते हैं? आप तुरंत कहेंगे ध्वनि के व्यतिकरण पे बनते हैं। पुल पर मार्च कर रहे सैनिकों को रोकने के लिए बोल दिया जाता है, क्यों बोल दिया जाता है? रेजोनेंस के कारण बोल दिया जाता है, नहीं तो वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी और वो पुल टूट जाएगा। म्यूजिक कॉन्सर्ट में कालीनें क्यों बिछाई जाती हैं? अनुरणन के कारण। ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आता है। यूको क्या होता है? यूको के जो चमगादड़ हैं भोजन किस प्रकार ढूंढते हैं? प्रतिध्वनि के कारण या यूको के कारण। तो ठीक है, इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। ये आज आपका चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।